मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून क्लास 7। ग्रामर पढ़ रहे थे हम लोग, पार्ट 3 पढ़ लिए थे हमने, ठीक है ना। आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे, पार्ट 4। ओके, हाँ तो एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, ग्रामर में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। लेसन 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, लेसन 2 वर्ण विचार, लेसन 3 संधि, और इससे संबंधित जितना भी काम था मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। एक्सरसाइज करनी थी बुक में ही, और जो मुख्य पॉइंट और क्वेश्चन आंसर थे वो आपको बता दिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, नाम है शब्द विचार, ठीक है। पेज नंबर है 22, ग्रामर बुक पेज नंबर 22। ओके, अच्छी हूँ मैं, थैंक यू वंस अगेन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम आज पढ़ेंगे ग्रामर में लेसन नंबर 4, नाम है शब्द विचार, पेज नंबर है 22। अब देखो बेटा, आप लोगों ने शब्द पढ़े होंगे, पिछली क्लासेस में भी पढ़े थे आपने। हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा, कोई भी भाषा जो है वो किससे बनती है, आपने पढ़ा है पहले, वाक्यों से। और वाक्य किससे बनते हैं, शब्दों से, है ना। और शब्द किससे बनते हैं, वर्णों के मेल से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में कि हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द हैं वो शब्द आए कहाँ से, वो शब्द आखिरकार आए कहाँ से, उनका निर्माण कैसे हुआ, कैसे वो आए। क्योंकि वर्ण तो हमने निर्धारित कर दिए कि 11 स्वर हैं और इतने व्यंजन हैं टोटल, और हमको स्वरों को, व्यंजनों को पहचानना आ गया हमको। लेकिन अब उनसे हमने शब्द बनाए और शब्द बहुत सारे बन गए। अब इन शब्दों के साथ हमने इतने सारे शब्द हैं, अगर आप हिंदी भाषा को लो तो हिंदी भाषा में करोड़ों करोड़ों शब्द होंगे। तो इतने सारे शब्द आखिरकार आए कहाँ से, तो शब्दों को बांट दिया गया कि कुछ शब्द हमारी देशी भाषाओं से आए, कुछ शब्द हमारी विदेशी भाषाओं से आए, कुछ शब्द हमने संस्कृत भाषा से ले लिए। इस तरह से करके जो शब्द हैं वो उनका निर्माण हुआ। कभी कभी कुछ शब्दों का निर्माण हमने किया उपसर्ग प्रत्यय लगा के, कभी संधि बना के, कभी हमने उन शब्दों को शॉर्ट करके एक नया शब्द बना लिया। तो कई तरीकों से शब्दों का निर्माण हुआ। आज पूरा आप इसमें पढ़ेंगे कि शब्द होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अब मैं पाठ स्टार्ट करने जा रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना, कोई फालतू बातचीत नहीं इधर उधर, ठीक है। शब्द वह स्वतंत्र अर्थ देने वाली ध्वनि है जिसकी रचना एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनती है। शब्द एक वर्ण का भी हो सकता है और एक से अधिक वर्णों के योग से भी, यानी कोई भी शब्द होता है वो एक शब्द का भी हो सकता है और एक से ज्यादा शब्द का। एक शब्द का कौन सा होता है शब्द, हाँ, ना, है ना, था, है, ये भी शब्द है। तो एक वर्ण के भी शब्द हो गए, 2 वर्ण के भी होते हैं, जैसे नल, कल, अब, चल, 3 वर्णों के भी होते हैं। कमल, पतंग, 4 वर्णों के भी होते हैं, अजगर, अचकन, है ना। इसी तरह 5 और भी बहुत सारे वर्णों के शब्द होते हैं। अब शब्द क्या है ये तो आपको समझ में आ गया कि वर्णों के मेल से जो सार्थक अर्थ दे वो शब्द कहलाता है। यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाला शब्द जिसका कोई अर्थ हो उसे ही शब्द कहेंगे, ठीक। अब शब्दों को उनकी प्रकृति और स्थिति के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। नंबर 1, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर।
यानी एक तो तरीका है कि हम वाक्यों में प्रयोग उसका कैसे कर रहे हैं, किसी वाक्य के अंदर शब्द का प्रयोग किस आधार पे कर रहे हैं, उस आधार पे बांटा गया है। फिर एक दूसरा आधार है आकार या बनावट के आधार पे, कि उसका निर्माण आकार कैसा है, बनावट कैसी है, रचना के आधार पर। फिर तीसरा है उत्पत्ति के आधार पे, सोर्स के आधार पे, कि वो आए कहाँ से हैं, वो शब्द पहले कहाँ थे, हमारी हिंदी में कैसे आए। और चौथा है अर्थ के आधार पे, किसी भी शब्द का मीनिंग क्या है उस आधार पे बांटा गया है। और एक है व्याकरणिक प्रकार के आधार पे, यानी व्याकरण में उसका क्या स्थान है, शब्द का व्याकरण में उसे क्या कहते हैं, उस आधार पर। तो 5 आधारों पर बांटे गए हैं शब्द। हम एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रयोग के आधार पे तो सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, लिखा है ना। वाक्य में प्रयोग करने की दृष्टि से शब्द के 2 ही भेद हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक मतलब जो अर्थ दे, जिसका कोई मीनिंग हो, अर्थ हो, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं हो, जो निरर्थक हो। जैसे कोई भी शब्द आप बोलते हैं, है ना, जिसका मीनिंग आपको पता है, वो है सार्थक शब्द। और कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं होता, है ना। जैसे घर, परिवार, श्यामपट, पुस्तक, इन सब का मीनिंग है, तो इसलिए ये शब्द सार्थक है। लेकिन कभी कभी कुछ शब्द हम ऐसे हैं कि जिनका मतलब नहीं, जैसे लिखा है टाई टाई, घू, बाय बाय, टर, ये सब मीनिंग ही नहीं पता इनके। अगर अपन कभी कभी बोलते हैं ना, चाय वाय पी के जाना, चाय वाय पी के जाना, अरे चाय का मीनिंग तो मालूम है, चाय, वाय क्या होता है, वाय, वाय का कोई मीनिंग नहीं है, तो वो निरर्थक शब्द। इसी तरह हम कहते हैं ना ऊट पटांग, ऊट पटांग, ऊंट, ऊंट का मान लिया हमने, ऊंट का मतलब जानवर है, लेकिन पटांग क्या होता है, पटांग कोई मीनिंग नहीं है। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसको बोलते हैं ऊट पटांग, ठीक है। ज्यादा टर्टर मत करो। अब टर्टर का क्या मतलब है, टर्टर हम अपने अंदाजे से बोल देते हैं, टर्टर मतलब फालतू बोलना, लेकिन टर्टर का कोई मीनिंग नहीं होता, टर्टर कोई मीनिंग नहीं है। तो ये पहला समझ में आ गया। प्रयोग के आधार पे 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वो सार्थक है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक है, ठीक। अब आ जाओ सेकंड, आकार या बनावट के आधार पर भेद। आकार या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग। अब ये क्या होते हैं, आप लोग टाइप करना, फालतू पूछना बंद कर दो अभी। जब मैं आपसे पूछूं क्या समझ में नहीं आया तब आप लोग पूछेंगे, ओके। नहीं आप लोग बस टाइप ही करते रह जाओगे। हाँ, बार बार यस मैम और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, है ना। जब मैं पूछूं तभी आप लोग जवाब दोगे, नहीं तो मेरा ध्यान बार बार वहीं जाएगा क्या टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शब्द के भेद प्रयोग के आधार पर 2 हो गए, सार्थक और निरर्थक। अब दूसरी कैटेगरी है आकार के, शब्द के आकार और बनावट के आधार पे। पहला रूढ़। रूढ़ शब्द अपने आप में अकेला शब्द होता है, उसके ना आगे कुछ होता है ना उसके पीछे कुछ होता है। उसको तोड़ देंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। जैसे घर, घर का मीनिंग है घर, रहने की जगह, घर, ना उसके आगे कुछ है ना पीछे। लेकिन अगर हम बोलते हैं रसोई घर, तो रसोई घर यानी 2 शब्दों से मिलके बना है, रसोई और घर, तो ये यौगिक है। 2 शब्दों के योग से बना है रसोई घर, तो ये कहलाएगा यौगिक शब्द, ठीक है। इनको अलग कर दें तो इनका मीनिंग भी अलग हो जाता है। रसोई मतलब जहाँ खाना पकाने का, घर यानी घर, जगह, स्थान। और योग रूढ़ वो यौगिक शब्द होते हैं, होते ये यौगिक शब्द ही हैं, लेकिन ये कोई तीसरा अर्थ देते हैं, है समझ में। जैसे पीतांबर, पीतांबर, पीत यानी पीला, अंबर यानी आकाश या कपड़ा, पीला कपड़ा। लेकिन पीतांबर का मतलब हम पीला कपड़ा, पीला आकाश नहीं लेते, हम लेते हैं कृष्ण भगवान, भगवान कृष्ण पीतांबर। तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलके बने यानी यौगिक, ऐसे यौगिक शब्द जो कोई तीसरा विशेष अर्थ देते हैं वो कहलाते हैं योग रूढ़। तो बनावट के आधार पे योग रूढ़,
जो एक अर्थ में रूढ़ है, रूढ़ मतलब बंधे हैं, उनका एक ही अर्थ है, उनका दूसरा अर्थ नहीं निकलता, ठीक है ना। और यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जिनको मिलाने पर उनका एक भिन्न अर्थ बन जाता है। और योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द हैं जो दोनों अर्थ हैं वो ना देके कोई तीसरा अर्थ देते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, मकान, 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 ये रूढ़ शब्द है, इनको अलग कर दे तो वर्ण मिलेंगे, शब्द नहीं मिलेंगे। यौगिक शब्द दो हैं, जैसे ईमान और दार, ईमानदार। सु पुत्र, सु और पुत्र, सु उपसर्ग लग गया, पुत्र बन गया, तो कोई उपसर्ग प्रत्यय या कोई दूसरा शब्द जुड़कर बनता है। प्रधान और मंत्री, दो अलग अलग शब्द मिलके बन गया प्रधानमंत्री। योग रूढ़ शब्द जैसे चार पाई, चार पाई, अब चार पाई मतलब होता है चार का मतलब, चार पाई का मतलब होता है पैर, लेकिन हम चार पाई का अर्थ चार पैर नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, चार पैरों वाली चार पाई, बैठने की खटिया, खाट। इसी तरीके से मृग राज, मृग, मृग यानी हिरण, राज यानी राजा, हम हिरणों का राजा कौन, शेर अर्थ लेते हैं, तीसरा अर्थ लेते हैं। इसी तरह गजानन, गज, गज यानी हाथी, आनन यानी मुख, लेकिन हाथी मुख ना लेके हम इसका अर्थ लेते हैं गणेश जी भगवान, ठीक है ना। पंकज, पंक यानी कीचड़, ज यानी जन्मा, कीचड़ में जन्मा, लेकिन हम कीचड़ में जन्मे तो बहुत सारे लोग होते हैं, कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं, लेकिन हम सबका नाम ना लेके सिर्फ कमल के अर्थ में इसको योग रूढ़ कर देते हैं, तो इसलिए ये यौगिक योग रूढ़ कहलाता है। आ गया, ये समझ में आ गया। दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं, तोड़ने पर कोई दूसरा शब्द नहीं मिलता। यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है और अलग कर दें तो मीनिंग अलग निकलता है दोनों का ही, लेकिन दोनों को हम एक अर्थ में लेते हैं। और यौगिक ऐसे शब्द, यौगिक जो तीसरा अर्थ देते हैं या खास विशेष अर्थ देते हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। तो ये तो हो गया आपका रचना के आधार पर। अब तीसरा है उत्पत्ति या सोर्स के आधार पर, ओरिजिन, कहाँ से आए हैं वो शब्द, उस आधार पे भी भेद है। कितने भेद है, चार, यानी कहाँ से आया, उत्पत्ति के आधार पर चार भेद बताए गए हैं शब्दों के। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में हूबहू वैसे ही बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। संस्कृत भाषा से उठा के सीधे हमारे हिंदी में जो आ गए, बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी परिवर्तन के, जैसे अग्नि, पुत्र, दुग्ध, वायु, जल, मयूर, राष्ट्र आदि, ये सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी जो भी संस्कृत के शब्द आपको दिख जाए हिंदी में, समझ लो वो तत्सम शब्द हैं। और तद्भव शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो आए तो संस्कृत भाषा से, लेकिन हिंदी में हमने उसका रूप थोड़ा आसान कर लिया, थोड़ा सरल बना लिया। जैसे हस्त को हमने हाथ बना लिया तो हाथ तद्भव हो गया, अश्रु को हमने आंसू बना लिया, मयूर को हमने मोर बना लिया, दुग्ध को हमने दूध बना लिया। तो इस तरीके से संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में रूप बदल कर आए हैं अपना, वो कहलाते हैं तद्भव, ठीक है। अब तीसरा इसका भेद है देशज। देशज शब्द कौन से हैं, जो हमारे, अब हमारे भारत देश में इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं, तो जो हमारे देश की विभिन्न भाषाओं और बोलियों से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द, जो हमारे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से आ गए। जैसे सूरज, खाना, सवेरे, खलिहान, खाट, झाड़ू, पगड़ी। अब जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, लुगड़ी बोलते हैं ना, चुनरी को लुगड़ी, है ना। और अगर उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो वहां दुपट्टा बोलेंगे, दुपट्टा। और कहीं चले जाओ तो वहां ओढ़नी बोलेंगे, ओढ़नी। कई लोग चुनरी बोलते हैं और कई पंजाबी लोग चुन्नी बोलते हैं। चीज एक ही है लेकिन उसका नाम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि बोलियों के हिसाब से अलग है। तो ऐसे शब्द जो हमारी हिंदी में आ जाते हैं वो कहलाते हैं देशज। बात समझ में आ गई आपको, है ना।
तो जो देश की विभिन्न भाषाओं और बोलियों से हिंदी भाषा में शब्द आ गए वो कहलाते हैं देशज, देश से जन्मे, देश के अंदर जन्मे। और विदेशज जो विदेश में जन्मे, यानी विदेश की भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए। अब विदेश की कौन कौन सी भाषाएं हमारे हिंदी में शामिल हो गई हैं? हमारे देश में इतने आक्रमणकारी आए, बहुत पहले मुगल आए, मुगलों के साथ अरबी फारसी लिपि और उर्दू भाषा आ गई, तो उनके शब्द हमारे हिंदी में शामिल हो गए। फिर पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, जापानी, चाइनीज और फिर बाद में अंग्रेज। तो ये लोग जो जो आते गए, इनकी भाषा के शब्द हमारी हिंदी में शामिल होते गए, क्योंकि सैकड़ों सालों तक हमारे देश में रहे। तो विदेश की भाषाओं से जो हमारे देश में आ गए शब्द वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? विदेशी कहलाते हैं। चाहे वो अरबी फारसी उर्दू के हों, चाहे वो अंग्रेजी के हों, चाहे वो जापानी के हों, चाहे चाइनीज हो, कोई से भी हो, वो सारे विदेशी शब्दों में आते हैं। अब जैसे उदाहरण देखो, पेज नंबर 24 निकाल लो। जैसे स्कूल, ऑफिस, कॉफी, टेलीविजन, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द, इनका हिंदी वर्जन नहीं है। हिंदी में हम इनको बोलते ही नहीं, कि ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा कैसे यूज करते हैं। स्कूल, आज भी हम स्कूल ही बोलते हैं। विद्यालय है हिंदी में, लेकिन हम स्कूल वर्ड यूज करते हैं ना, हटा थोड़ी दिया उसको। जगह, मजदूर, जगह और मजदूर ये उर्दू वर्ड है, लगता है हमें हिंदी का है, लेकिन मजदूर विदेशी है, मजदूर। कमरा और तौलिया, अब कमरा और तौलिया कौन कहेगा? ये पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाल से आया। फिर है ताकत, कसम, ये अरबी भाषा से आया। फिर है कुली, कैंची, ये तुर्क से आया, तुर्की भाषा से आया। तो इस तरीके से इतने शामिल हो गए हैं कि हमको पता ही नहीं है कि ये हिंदी नहीं विदेशी है। हम तो इनको हिंदी ही मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये विदेशी शब्द हैं। यहाँ तक समझ में आया अब तक? हाँ देखो, रूढ़ शब्द समझ में नहीं आया संदीप को। रूढ़, रूढ़ का मतलब होता है बंधा हुआ, यानी एक अर्थ में बंधा हुआ, यानी ऐसे शब्द जो अपने अर्थ में बंधे हैं, उनका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। और दूसरा, अगर उसको आप तोड़ोगे तो उसमें से ना उपसर्ग निकलेगा, ना प्रत्यय निकलेगा, ना कोई दूसरा शब्द निकलेगा। वो शब्द केवल वर्ण में बटकर रह जाएगा। जैसे मकान, मकान को तोड़ो आप, मकान का अलग अलग हिस्से करो, तो म प्लस का प्लस न, मकान। इसका मतलब ये अपने आप में, मकान का मतलब है घर, मकान, तो इसका कोई तीसरा अर्थ या दूसरा अर्थ नहीं है। तो ये एक अर्थ में रूढ़ है, तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर मकान मालिक, तो ये यौगिक शब्द हो गया, मकान मालिक दो वर्ड से मिलकर बना, है ना। और इसी तरीके से घड़ी, घड़ी का मतलब वॉच, घड़ी, यही अर्थ है। या पल, समय के लिए है। आ गया रूढ़ शब्द। अब आगे चलते हैं अर्थ के आधार पर। चौथी कैटेगरी है अर्थ के आधार पर। अब कोई भी जो हम शब्द पढ़ते हैं, उन सबके कोई ना कोई मीनिंग निकलते हैं, है ना। उन मीनिंग के आधार पर भी इनको बांटा गया है। जैसे सबसे पहला शब्दार्थ, तो आप पढ़ते ही हो, कोई भी शब्द का अर्थ है शब्दार्थ। एक अर्थ अगर निकल रहा है तो वो होते हैं एकार्थक, एक ही अर्थ होता है उनका। लेकिन जैसे आकाश, पाताल, आकाश का मतलब आकाश ही है, आसमान ही है, और कुछ नहीं लेते। पाताल का मतलब भी पाताल ही है, और कुछ नहीं लेते। तो ये कहलाते हैं एकार्थी। फिर मैंने तीसरा पॉइंट पहले समझा दिया। पहला ले लो पर्यायवाची, यानी ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ निकले। जैसे रवि, भास्कर, सूर्य, दिनकर, इन सबका एक समान अर्थ है ना। सूरज, एक ही अर्थ है ना सबका। तो ये समानार्थी कहलाते हैं पर्यायवाची। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। तो जिन शब्दों के एक समान अर्थ होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची की कैटेगरी अलग हो गई। अब इसी में है अनेकार्थी। कभी कभी एक शब्द होता है, लेकिन उस एक शब्द के विभिन्न मीनिंग होते हैं, अलग अलग मीनिंग। जैसे उत्तर, उत्तर के अलग अलग मीनिंग होते हैं। उत्तर का एक मतलब होता है आंसर, जवाब,
और एक उत्तर का मतलब होता है उत्तर दिशा, है ना। और एक उत्तर का मतलब होता है बाद में, किसके बाद मैं करूंगा, उत्तरोत्तर, बाद में, है ना। इसी तरीके से पत्र, पत्र का एक मीनिंग होता है लेटर, पत्र, और पत्र का एक मीनिंग होता है पत्ता, पेड़ का पत्ता, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी, यानी एक शब्द ऐसे जिनके अनेक अर्थ निकले, अनेकार्थी, ठीक। और जिनके समान अर्थ निकले, पर्यायवाची। और एकार्थी, जिनका एक ही मीनिंग निकले, दूसरा कोई अर्थ ना निकले, वो एकार्थी। और चौथा है विपरीतार्थक या विलोम, यानी जिनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं, जो उल्टा अर्थ निकले, जैसे ऊपर नीचे, ऊपर का मतलब ऊपर, इसका उल्टा अर्थ दिया नीचे, तो ये कहलाते हैं विलोम शब्द या विपरीतार्थक, ठीक। तो ये चारों समझ में आ गए। चौथा क्या था, अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी और विलोम, ठीक। फिर है पांचवा पॉइंट, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, यानी भाषा को ग्रामर के ग्रामेटिकल अंदाज में, हम या कह लो कि ग्रामेटिकल उसकी क्या फॉर्म है, वो किस रूप में है, तो उस आधार पे इसको कितने रूप में बांटा गया है, 8 रूप में। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। पढ़ेंगे आपने। संज्ञा शब्द जो किसी जगह वस्तु का नाम बताते हैं, तो व्याकरण के आधार पे बांटा गया है शब्दों को 8 भागों में। संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु का नाम बताए, सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आए, विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं, क्रिया शब्द जो वाक्य में कार्य को कर्ता जो कार्य करता है वो क्रिया है ना, जिन शब्दों से काम होने का पता चले। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। और जो समुच्चय बोधक, वो शब्द जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का काम करे, और, तथा, किंतु, परंतु, ये कहलाते हैं समुच्चय बोधक। और संबंध बोधक जो व्याकरण, जो वाक्य में एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच संबंध बताता है, जैसे पेड़, मंदिर, पेड़ के पीछे मंदिर, तो के पीछे संबंध बता रहा है, तो ये संबंध बोधक हो गया। और लास्ट में विस्मयादि बोधक जो भाव बताए, जैसे हंसना, उठना, बैठना, सॉरी ये तो क्रिया हो गई, जैसे विस्मयादि बोधक जैसे हाय, उफ, अरे, ओहो, हाय, ये जो इस तरह भाव होते हैं ना हमारे, आश्चर्य का भाव, अच्छा, और दुख का भाव, ओहो, खुशी का भाव, आहा, है ना। तो ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। पढ़े हुए हैं ये सब आपने। तो व्याकरण के आधार पर 8 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये पढ़ चुके हो आप लोग ऑलरेडी, पहले भी पढ़ चुके हो। तो व्याकरण के आधार पर भेद होते हैं 8। तो ये हो गया आपका आज का चैप्टर कंप्लीट। अब हमने क्या क्या पढ़ा पाठ में, देखो पाठ में क्या है देखते हैं। पेज नंबर 24, लास्ट नीचे आओ। शब्द वर्णों के योग से मिलते हैं, ये तो मालूम है, शब्द वर्णों के मिलने से बनते हैं। ओके। दूसरा है शब्द 2 प्रकार के होते हैं। शब्द 2 प्रकार के कौन कौन से? अर्थ के आधार पूछा है पहले, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ है वो सार्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं है वो निरर्थक। बनावट के आधार पे 3 भेद पढ़े हमने, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर हमने 4, उत्पत्ति के आधार पे हमने पढ़े 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और फिर अर्थ के आधार पर हमने पढ़े पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी और विलोम। और व्याकरण के आधार पर 8 भेद पढ़े हमने, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये पूरा चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया। और इसके क्वेश्चन आंसर टिक कर लो, आप बुक में ही मिल जाएंगे। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। शब्द वह स्वतंत्र अर्थ देने वाली ध्वनि है जिसकी रचना एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनती है। पहली लाइन जो है पाठ की, वही इसका आंसर है।
अगर आपके पास दूसरी कोई बुक है तो आप उसमें से भी लिख सकते हो कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है ना। शब्द की डेफिनेशन तो कहीं भी मिल जाएगी, कर लोगे ना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, सार्थक और निरर्थक शब्दों में अंतर बताते हुए 2 निरर्थक शब्दों के उदाहरण दीजिए। तो आप बता सकते हो कि ये देखो पेज नंबर 22 पे आ जाओ। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनसे सीधे अर्थ का ज्ञान होता है, जैसे घर, परिवार आदि सार्थक शब्द हैं। 2 ही एग्जांपल देना, ठीक, बन हिल जाता है। और निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिनकी ध्वनि तो होती है किंतु इनमें कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे टाए टाए, घू, बाय बाय, टर आदि इसके उदाहरण। और कोई 2 एग्जांपल दे देना, ठीक है ना। तो जो वाक्यों में प्रयोग के आधार पर जो ये है पहला पॉइंट, इसके अंदर आपको आंसर 2 मिल जाएगा, अपने आप कर लेना। ओके, डेफिनेशन नहीं लिखनी, अंतर बताना है कि सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, जैसे घर, पुस्तक आदि। और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे टाए टाए, टर, और लिख देना एग्जाम्पल। ओके, वाक्य प्रयोग कर देना दोनों का। तो ये हो गया दूसरे का आंसर। तो ये 2 तो आप कॉपी में कर लेना। अब आ जाओ राइट रॉन्ग पे, राइट और रॉन्ग, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में जो उचित शब्द है उस पर सही और जो अनुचित है उस पर गलत का निशान लगाओ। मित्र, मनुष्य, शेर योग ऋण है। योग ऋण है, 2 शब्दों से मिलके बना है क्या? नहीं। मित्र को अलग करो, मनुष्य, शेर नहीं तोड़े जा सकते, ये रूढ़ है एक अर्थ में, ये रूढ़ शब्द है, योग ऋण नहीं है, तो यहाँ करो गलत, पहला गलत। दूसरा, विद्यार्थी, हिमालय, महादेव यौगिक शब्द है। हाँ, विद्या और अर्थी 2 अर्थ शब्द है, हिम और आलय 2 शब्द हैं, महा और देव 2 शब्दों से मिलके बना है, इसलिए ये यौगिक शब्द है। राइट, राइट कर लो दूसरे पे। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, सही है, राइट कर लो इसको भी। चटनी रूढ़ शब्द है, चटनी, 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 चटनी का कोई अलग अलग मीनिंग नहीं होगा। अगर आप इसको देखो तो चटनी, चट प्लस नी, तो नी तो उपसर्ग प्रत्यय है, आप कर सकते हो इसको। 1 मिनट देख लो, मैं इसमें चटनी रूढ़ शब्द है, राइट कर लो। पहला गलत और बाकी तीनों सही, पहला गलत बाकी तीनों सही। स्थानीय भाषा के शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्थानीय भाषा के शब्द। देशज, देशज, देशज लिख लो, बोलियों के, यानी देशज, देशज। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक। निरर्थक लिखना नहीं आया तो देख लो आगे जो मैंने टिक करवाया था उसमें लिखा हुआ है सार्थक के नीचे निरर्थक, निरर्थक। फिर है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के माने जाते हैं? 5 प्रकार के। कितने? 5। कौन कौन से? नहीं नहीं, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के, 4 प्रकार के माने जाते हैं। पर्याय, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, 4 प्रकार के, 4 लिखो। फिर एक कुर्सी भाषा का शब्द है। कुर्सी कौन सी भाषा का शब्द है? कुर्सी, कुर्सी जो है वो बाहर की विदेशी भाषा का शब्द है, हमारे देश का नहीं, बाहर का है, तुर्क साइड का, तुर्की शब्द हो सकता है, तो आप तो विदेशी लिख लो। जब कंफर्म ना हो कौन सी है तो विदेशी शब्द है, कुर्सी विदेशी शब्द है। अब आ जाओ, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द छांट कर लिखिए। अब इनमें से योग रूढ़ जो है उसके नीचे अंडरलाइन कर लो आप। योग रूढ़ मतलब जो 2 शब्द से मिलकर बना है पर तीसरा अर्थ दे रहा है। देखो, गिरिराज, गिरी और राज, गिरी का राज, गिरिराज पर्वतों का राजा कौन होता है? हिमालय। गिरिराज 2 बार आ गया इसमें, गिरिराज काट दो, तो गिरिराज हिमालय को कहा जाता है, तो ये योग रूढ़ है, इसको अंडरलाइन कर लो।
गजानन, गजानन का मतलब होता है गणेश, इसको भी अंडरलाइन कर लो, ये भी योग रूढ़ है। सुपुत्र, अच्छा सुपुत्र लिखा है, सुपुत्र होगा, तो ये यौगिक तो है लेकिन योग रूढ़ नहीं है, हटा दो। पत्र ये रूढ़ है, इसको भी छोड़ दो। गिरिराज 2 बार आ गया, काट दो। मृगराज, मृगराज का मतलब होता है शेर, तो ये है योग रूढ़। हिरन, हिरन रूढ़ शब्द है, तो ये छोड़ दो। तो सिर्फ 3 पे अंडरलाइन करो, 3 ही शब्द योग रूढ़ है, एक तो गिरिराज, गजानन और मृगराज। गिरिराज, गजानन और मृगराज, ये 3 योग रूढ़ है। ओके, अब आ जाओ नीचे, सही मिलान करो। विदेशी शब्द कौन से हैं, तद्भव कौन से हैं, देशज कौन से हैं, तत्सम कौन से। अब पहले नंबर पे है आंसू और पानी। आंसू बना है, तद्भव शब्द है, तो ये ख से मिला दो, ख पहले से मिला दो। फिर है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, अदालत, डाकिया, है ना, अदालत और डाकिया विदेश का शब्द है। उसके बाद जल और अग्नि, जल अग्नि संस्कृत के शब्द है, और पेट देशज शब्द है। ठीक है, क जो है, क को मिलाओ 2 से, ख को मिलाओ 1 से, ग को मिलाओ 4 नंबर से, घ को मिलाओ 3 नंबर से। तो ये हो गया आपका आज का एक्सरसाइज, लेसन भी कंप्लीट हो गया है। तो आपका काम आज का क्या होगा कि डू दीज क्वेश्चन आंसर्स, दोनों क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको आंसर लिखने हैं। अब आपको क्या प्रॉब्लम है बताओ, पूरे पाठ में जो समझ में नहीं आया वो पूछो। क और ख क्वेश्चन 4। चलो मैं फिर से सारे क्वेश्चन आंसर रिपीट कर रही हूँ, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं। तो देखो ये कितनी बार आप पढ़ चुके हो पिछली क्लासेस में, आप कहीं से डेफिनेशन लिख दो वही बात है। 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, या 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलने वाला वह सार्थक समूह जो है जिसका कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। नहीं मिलता तो बुक में पहली लाइन, इसी बुक में आपकी पहली लाइन पेज नंबर 22, पहली लाइन, शब्द वह स्वतंत्र अर्थ देने वाली ध्वनि है जिसकी रचना 1 या 1 से अधिक वर्णों से होती है, उसे शब्द कहते हैं। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। सार्थक और निरर्थक शब्दों में अर्थ बताते हुए अंतर स्पष्ट करो। तो ये भी आपको पेज नंबर 22 में सार्थक और निरर्थक शब्दों की डेफिनेशन दी है। तो आप अगर नहीं भी डेफिनेशन पढ़ के करो तो मन से कर सकते हो कि सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ है, जैसे घर, घड़ी, पुस्तक, और निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, जैसे ऊट पटांग, उबड़ खाबड़, है ना, चाय वाय, तो वाय, वाय वाय को अंडरलाइन करके बता दो, वाय कहते ना पानी वानी पी के जाना, पानी तो ठीक, वानी क्या है, वानी निरर्थक है, ठीक है ना। अब इसके बाद है नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में पहला गलत, बाकी तीनों सही सही सही। ठीक, अब आ जाओ चौथे पे। चौथे का क, स्थानीय भाषा के शब्द देशज, आप लिखो पहला देशज। दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं, निरर्थक। दूसरे का आंसर लिखो फिल इन द ब्लैंक्स, निरर्थक। और तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद है। कितने भेद हैं, 4। और लास्ट है कुर्सी। कुर्सी विदेशी भाषा का शब्द है, विदेशी, ठीक है ना। चारों फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, फिर से सुन लो, पहला देशज, दूसरा निरर्थक, तीसरा 4 और चौथे में विदेशी। क्लियर। अब आ जाओ योग रूढ़ शब्द, 5वां क्वेश्चन। योग रूढ़ शब्द 3 ये इसमें अंडरलाइन कर लो, गिरिराज, गजानन और मृगराज। गिरिराज 2 बार आ गया तो 1 बार है वो काट दो। गिरिराज, गजानन और मृगराज, ये तीनों योग रूढ़ है। नीचे क का मिलान करो नंबर 2 से, ख का मिलान करो नंबर 1 से,
ग का मिलान करो नंबर 4 से और घ का मिलान करो नंबर 3 से। अब तो सारे क्वेश्चन आंसर रिपीट कर दिए। अब भी नहीं आया तो आप लेसन फिर से पढ़ना, अपने आप ढूंढना और करना, ठीक है। तो ये आज का चैप्टर हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। तो आपका काम आज यही है, रीड लेसन 4, डू क्वेश्चन आंसर्स इन कॉपी एंड एक्सरसाइज इन बुक एंड लर्न ऑल्सो, ठीक। उपलब्धि मैंने रिपीट कर दिया है, सारा कर लिया होगा तुमने। अब मैंने सारे ही आंसर रिपीट कर दिए, तो अब तो कर लिया होगा आप लोगों ने। अभी मैंने बाय तो कहा ही नहीं, आप लोग पहले ही बाय करके जा रहे हो। अभी टाइम कहाँ हुआ, 2:10 पे होगा। अभी तो मैंने ओवर ही नहीं की क्लास, आप कैसे बाय करके जा रहे हो। अभी तो 2:04 ही है, 2:10 पे ओवर होगी। मैम से पहले ही बाय करके निकल रहे हो। मैम बाय कहें तब आप जाओ, अभी क्लास ओवर थोड़ी। तो आज का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा शब्द विचार, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, वाक्य में प्रयोग के आधार पे 2 भेद है, सार्थक और निरर्थक, आकार बनावट के आधार पे 3 भेद है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और अर्थ के आधार पे 4 भेद है, पर्याय, अनेकार्थी, एकार्थी और विलोम, और व्याकरण के आधार पे 8 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। ये चारों लेसन अच्छे से कंप्लीट करके याद कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका है उपसर्ग और फिर उसके बाद है प्रत्यय, ठीक, ये पढ़ेंगे हम। ओके, चलो ठीक है, अब जाओ तुम लोग भी लंच करो, आराम करो। ओके, बाय।